हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है वो है लॉ ऑफ मोशन। देखिए बच्चे, हमने पढ़ा कि बॉडी के पास वेलोसिटी होती है, बॉडी के पास स्पीड है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो जो सेकंड यूनिट था बच्चों वो था काइनेमेटिक्स। जिसके अंदर पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर कोई मोशन है। ठीक है, बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, उसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब उसके अंदर पढ़ेंगे कि बॉडी के पास मोशन है। ठीक है, और उसके अंदर पढ़ते हैं इफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन जो ये लॉ ऑफ मोशन है इसके अंदर पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए बॉडी के पास वेलोसिटी है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से, ये वेलोसिटी आई कहाँ से, क्या इसका कॉज था कि हमने कैसा क्या किया कि बॉडी के पास वेलोसिटी आ गई, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो उसको हम बोलेंगे कॉज। ठीक है, तो कॉज के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। और कॉज इसका क्या हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लीजिए S। तो हमने ऐसा क्या लगाया जिसके इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे क्या लगाया हो, F का मतलब क्या है, फोर्स। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो बॉडी के पास मोशन आया, वो किस वजह से आया, फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कॉज। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ मोशंस, कि मोशन है किस वजह से है, तो वो किस वजह से है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से, और दैट एक्सटर्नल इफेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों, फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में। ठीक है, टेंशन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में कि बच्चों फोर्स क्या है। फोर्स एक इफेक्ट है जिस वजह से बॉडी की जो स्टेट है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बॉडी की स्टेट बच्चों क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो किसमें आ जाए, मोशन में। और अगर बॉडी मोशन में है तो किसमें आ जाए, रेस्ट में। तो मतलब फोर्स का एक इफेक्ट है, एक एक्सटर्नल कॉज बोल सकते हैं इसको, एक एक्सटर्नल कॉज है जिस वजह से बॉडी की स्टेट क्या हो जाए, चेंज। बॉडी रेस्ट में है, मोशन में आ जाए, बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। इसी एक्सटर्नल कॉज को हम नाम देंगे फोर्स। तो फोर्स का जो यूनिट है वो पता आपको क्या होता है, न्यूटन। और इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, m1 L1t माइनस, ये होगा उसका डायमेंशन। एक न्यूटन के अंदर बच्चों 10⁵ डाइन होते हैं। अब याद रखना चाहिए कि जो न्यूटन है वो SI यूनिट है फोर्स का, SI यूनिट। और बच्चों जो डाइन है, डाइन यह बच्चों CGA यूनिट ऑफ फोर्स, CGA यूनिट है फोर्स का। ठीक है,
तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, और सीजे यूनिट क्या है? डाइन, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में। ठीक है, ऐसी और देखिए इसके अंदर जो फोर्स है बच्चों कितने टाइप्स के होंगे? फोर्स दो तरह के, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स लगा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, और फ्रिक्शन, ये बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स है। बस जिसके अंदर अगर हमें बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो हमें कॉन्टैक्ट जरूरी है। कॉन्टैक्ट करके ही बॉडी की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किसी बॉडी को हमने यहाँ पे लिया या छोड़ दिया, अर्थ ने हाथ से पकड़ के उसको ऊपर और नहीं खींचा, वो खुद ब खुद एक फील्ड फोर्स से वो बॉडी है, उसको अर्थ ने प्रियोर ग्रेविटी ने प्रियोर अट्रैक्ट कर लिया, तो उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, दैट आर नॉन कॉन्टैक्ट। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्सेज भी बोलते हैं, फील्ड फोर्सेस। दूसरा बच्चों देखो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो ये भी जो चीज फोर्स है इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्मल फॉर रिएक्शन क्या है, टेंशन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ये चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है। नॉर्मल रिएक्शन, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लोब रखा हुआ है जिसका मास m है। अब देखो अर्थ इसे ग्लोब को अपने खींचेगी किस फोर्स से? mg। आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मास और एक्सीलरेशन होता है, और एक्शन चेंज हो जाएगा g से, तो कितना फोर्स लगेगा? mg फोर्स से। अब देखो ये बच्चों ये वाला जो ब्लॉक है ना वो नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की डायरेक्शन में एक और फोर्स है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन होता है इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस के बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर। इसके अंदर बताओ ये मतलब क्या है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो ना नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब एन हमारे किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? mg के। ठीक है, तो इस n को, इस परपेंडिकुलर को जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। एक और देखो, मान लो बॉडी स्फेरिकल है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बनाया इस तरह से, ठीक है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब जो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों वो इसका जो सेंटर है इसके सेंटर को पास करते हुए जाएगा, इसे सेंटर को, यहाँ पे कोई बॉडी रखी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस का परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों ये इसके जो सेंटर को पास करते हुए जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी है अगर उसके ऊपर हम कोई ब्लॉक रख के उसका नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल हमेशा किसमें से पास होता है? सेंटर से पास होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जैसे मान लो कोई इंक्लाइन सरफेस है इस तरह से, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, इसका मास m है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा? इस सरफेस का परपेंडिकुलर,
दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और इसका जो वेट लगेगा वो कैसा लगेगा, ये भी सरफेस के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट, ये लगा इसका mg। तो याद रखें नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका बहुत सारा यूज होगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो नॉर्मल रिएक्शन को, टेंशन को बहुत सारे हम स्टडी करके काम करेंगे। ठीक है, अगला है टेंशन। देखो तो टेंशन क्या होता है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको टी से। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे हमने कोई लोड लटकाया, उसका मास m है। तो जब m देखो m नीचे फोर्स अर्थ इसको अपन खींचेगी mg फोर्स से, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल खींच जाएगी। ठीक है, तो जो टेंशन होगा बच्चों वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, स्ट्रिंग के इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये बच्चों क्या होगा, टेंशन। तो याद रखना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा बंधा हुआ है और ये ऐसा, ठीक है, इसको हमने यहाँ से खींचा हुआ है और इसको यहाँ से ऐसा, तो इसका मास m है। ठीक है, तो ये देखो नीचे फोर्स लगा रहा है mg, तो ये जो टेंशन है इसके अंदर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या बच्चों क्या होगी, टेंशन। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी बच्चों, टेंशन। तो टेंशन से अलग होती है, जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है बच्चों वो अलग है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, इसलिए जो स्ट्रिंग अगर चेंज होगी तो टेंशन की हमारी जो वैल्यू है वो भी बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर स्ट्रिंग चेंज होती है, स्ट्रिंग चेंज होती है तो जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लॉक है बच्चों, ना वो नीचे आ रहा ना वो ऊपर जा रहा, मतलब ये टी वाला जो टेंशन फोर्स है वो किसकी इक्वल है, mg। ठीक है, क्या इक्वल है इसके, mg के। ठीक है, याद रखना जो टेंशन होती है वो स्ट्रिंग के अंदर लगती है, टेंशन भी एक तरह का फोर्स है। ठीक है, इसका यूनिट भी वही होता है जो फोर्स का होता है। ठीक है, टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे इसको कैसे क्या मानना है कि मान ली कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ है बंदर लटका हुआ, बंदर तो नहीं बनाएंगे ना, हम क्या करेंगे उसका एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कोई बंदर है इस तरह से, ठीक है, ये लटका हुआ है ऐसे। ठीक है, अब लटका हुआ तो हम क्या करेंगे, या बंदर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे बंदर को एक अज्यूम कर लेंगे एक पॉइंट, ठीक है, जिसका मास m है। अगर इसका मास m है तो ये नीचे इसको कौन खींच रहा है, अर्थ, इसको कौन खींच रहा है नीचे, अर्थ। तो ये हम इसे पकड़ा हुआ तो मतलब स्ट्रिंग के अंदर क्या पैदा होगी, टेंशन, तो इसके अपोजिट में क्या होगी, टेंशन। इसका मास देखो क्या था, m। इस तरह से जो बंदर है हम उसको एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट मास को हम कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, बड़ा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है इस तरह से, ये है 2 kg का, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है बच्चों 5 kg का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये 2 kg देखो, ये इसको कौन खींच रहा अपनी तरफ, mg। इस पे भी लिखो, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसकी वैल्यू है 2 kg मास इसका, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। इसको कौन खींच रहा है, अर्थ, mg फोर्स से। इसको भी कौन खींच रहा है, अर्थ, mg फोर्स से। अब इसके पोल में क्या बच्चों पैदा होगी, टेंशन। देखो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे T, तो ये इसका। अगर हमने फाइंड करनी है टेंशन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग T एंड
T1 एंड T। तो कैसे करेंगे, देखो अभी 2 kg है तो उसको हम क्या मान लेंगे, पॉइंट, इसका मास कितना है 2 kg। नीचे कितना फोर्स लगेगा mg, मतलब 2 इंटू में g, g की वैल्यू क्या मान लेना हमने 10। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा होगी T1। तो मतलब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ब्लॉक था, ना वो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो T1 है वो उसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी 20 न्यूटन। इस तरह से देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट इसका मास m है 5 kg, नीचे कितना फोर्स लग रहा है 5 इंटू 10। यहाँ पे देखो क्या लग रहा है T। नीचे देखो यहाँ पे या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी T है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों T। मतलब यहाँ से अगर हम 2 kg की बात करें, ऊपर T लग रहा है, यहाँ पे देखो नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे इसके साथ है T। तो यहाँ से T1 की वैल्यू, T1 किसके इक्वल है T प्लस में 20। इसको दोबारा देखिए बच्चे, मान लो एक स्ट्रिंग है इस तरह से, यहाँ पे एक मास बॉडी रखी हुई है जिसका मास है 2 kg। यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है बच्चों जिसका मास है 5 kg। देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में T1, यहाँ के अपोजिट डायरेक्शन में T, क्योंकि ये स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन क्या माना है T। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 5 इंटू g। तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, नीचे डायरेक्शन में 2 इंटू में g 2g और इसके अपोजिट में T1। अब देखो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में एक और टेंशन भी है T। मतलब देखो ये दोनों हैं जो सेम डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में है। मतलब T1 किसकी इक्वल है T प्लस में 20 इसकी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैंने पॉइंट मास माना, नीचे कितना लग रहा है 5 इंटू 10, ऊपर कितना लग रहा है T, ठीक है। तो यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। ये तो हमने फाइंड कर लिया 50 न्यूटन। यहाँ पे देखो T1 निकालना है, तो T की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, प्लस में कितना आ गया 20। यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आ गई 70 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो टेंशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो जो बॉडी है उसको हमने क्या मानना है, एक पॉइंट मास, और हमने ऐसी फोर्सेस को मानना है जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, बॉडी जो फोर्स लगा रही है उसको हमें ज़ूम नहीं करना। देखो किस तरह से, मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई बॉडी रखी है, उसका मास है, ये mg फोर्स है, ऊपर क्या लग रहा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये जो बॉडी है वो इस टेबल पे जो नीचे डायरेक्शन फोर्स लगा रही है n, लेकिन हमने वो फोर्सेस को जूम करना है जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। जो बॉडी नीचे फोर्स लगा रही है उसको नहीं मानना, मतलब इस फोर्स को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। फिर किसको मानेंगे n और mg, ठीक है। ये हो गया। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिससे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो उसको यहाँ पे पर्सन है उसको देख रहा है, यहाँ पे पर्सन उसको देख रहा है, इस तरह से काम हो रहा है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो इसके अंदर ऑब्जर्वर मान के चलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ करके देखना है, जो भी टेंशन वाला फोर्सेज हैं उसके अंदर दिए हुए हैं उसको आपने कैलकुलेट करना है और इसको मेडिकल्स करने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू।